क्या हाल है बच्चा लोगों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? सब कुछ क्लियर है? एक बार मुझे बताएं, सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर? आप कहेंगे सर आप ऐसा पूछते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर टाइप का हमेशा पूछते हैं। क्लियर, ठीक है। आज जिन विषयों पर हम और आप चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से जो पहला विषय है, आप देखिए देखिए यही आईक्यू आईपी की ताकत। भाई हम तो एक ही बात पर हमेशा कायम है कि अगर आईक्यू आईपी करना अपने को आता है तो अपनी लाइफ में, अब देखिए, अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत, 10 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आपने भी ये न्यूज सुना होगा या नहीं सुना होगा, अखबारों में हर जगह है ये, लेकिन अखबारों में केवल बस न्यूज दे दी गई है। ऑब्वियस है, चूंकि वो यूपीएससी के लिए तो लिखे नहीं जाते। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो आप देख सकते हैं वही जिम्मेदारी जीएस पेपर 4 कि इस विषय को एज ए आईएएस ऑफिसर, एज ए आईपीएस ऑफिसर आप, या एज ए एसडीएम भी, मैंने जो क्वेश्चन बनाया एज ए एसडीएम, आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये आप जिस शहर के डीएम है, एसपी हैं, या जिस तहसील के आप, जिस ब्लॉक में आप बीडीओ है, एसडीएम है, कुछ भी है, एसडीएम है, तो वहां पर भी अगर ऐसी जहरीली शराब बनाई जा रही, परोसी जा रही, आप उसको रोकेंगे कैसे? जबकि एक नेक्सस काम करता है जिसमें राजनेता भी, स्थानीय बाहुबली भी, इस प्रकार के लोग शामिल होते हैं। करप्शन वहां पर एक नंबर पे होता है, पूरा एक नेक्सस होता है। तो आज जीएस पेपर 4 इसी पर एक केस स्टडी करेंगे और आपको क्यों कराएंगे, चूंकि अगर आपने देखा हो तो इस पर स्पष्ट रूप से जहरीली शराब और उससे होने वाली मौतों को लेकर के एक केस स्टडी पूछी जा चुकी है जीएस पेपर 4 में। याद है आप लोगों को? तो स्वाभाविक रूप से हम यह विषय डिस्कस करेंगे वहां पर। तो जीएस पेपर 4 की निगाह से इसे देखेंगे। तो देखो, जब मैं कहता हूं जीएस पेपर 4 की निगाह से बच्चों, तो इसका मतलब है कि मैं अपने एक और मकसद में कामयाब होता हूं। मैं आपको एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए वो सारे पैरामीटर्स भी दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, कि जो आप, अगर ऐसा आपके यहां होगा तो आपको क्या एक्शन करना है, क्यों करना है, ये सब भी तो सिखा रहा हूं इसी के माध्यम से। फिर इसके बाद आते हैं, अमेरिका ने जो दावे किए हैं, अमेरिका ने जो भी दावे किए हैं, उन दावों के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर पर अपना रुख स्पष्ट किया है। तो ये हिंदू के फ्रंट पेज पे ही है, कई अखबारों में और भी है। जीएस पेपर 2, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां और उसका भारत पर इंपैक्ट। तो जो J&K के बारे में और इस युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रंप साहब ने कहा, पता नहीं यार, गजबे आदमी है ये भी, जो ट्रंप ने कहा। आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कल ही कहा गया था, आज अखबार में बड़ा बढ़िया कलेक्शन है, कि ट्रंप ने कहा 1, तो भारत इसके काउंटर में क्या कह रहा है? 1। ट्रंप ने कहा 2, तो इस 2 के काउंटर में भारत क्या कह रहा है? ट्रंप ने कहा, यानी ट्रंप ने जो कहा उसको कैसे भारत ने अपने लोगों के सामने स्पष्ट किया है। तो स्वाभाविक है जीएस पेपर 2 आईआर का विषय है, भारत अमेरिका संबंधों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और जो इतने दिनों से ऑपरेशन सिंदूर, इनफैक्ट पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर आगे की जो घटनाएं चल रही, उसी का एक अगला चरण भी है ये, तो आपको जानना चाहिए जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 3 स्वाभाविक है, इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर को मैं जोड़ करके देख रहा हूं, इसलिए आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों को मैंने यहां पर लगाया हुआ, जबकि डायरेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी की चर्चा इसमें नहीं है। लेकिन बस आज आपको सिखाना चाहता हूं कि बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर यानी एयर स्ट्राइक स्टार्ट किया, उसी समय आपने न्यूज में ढेर सारा देख रहे होंगे अगर आप, तो आ रहा था कि भारत के विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करी, यहां बात करी, वहां बात करी, पूरे देश, पूरे विश्व के जितने भी उनके समकक्ष थे उन्होंने बात किया। नहीं, एक तरफ हम डिफेंस में कुछ कर रहे हैं और एक तरफ हम डिप्लोमेसी में कुछ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यानी इंटरनल सिक्योरिटी को अगर हमें बहुत मजबूत बना के रखना है तो हमें डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट भी उतने ही स्ट्रांग करने पड़ेंगे। तो इसलिए इसको आप
अपने मन से, यही जो पॉइंट मैंने बोले, जब भी कोई टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी पे लिख रहे हो तो आप जरूर उसमें डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट किस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो भी कोड कर दीजिएगा। और फिर ए से तो आएगा ही आएगा, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से से। फिर इसके बाद एक मौत जो सिंचाई की समस्या को उजागर करती। महाराष्ट्र में एक किसान ने 13 मई यानी कल 2025 को आत्महत्या कर ली, और वो ऐसे किसान थे उनको पुरस्कार भी मिला हुआ था। कारण जो निकल करके आ रहा है कि स्वाभाविक है, कर्ज का बोझ और सिंचाई की समस्या का संबंध। तो आज इस घटना के माध्यम से आपके समक्ष एक फैक्ट रखूंगा, इरिगेशन यानी सिंचाई को लेकर के क्या क्या समस्याएं हिंदुस्तान में अब मौजूद हैं और आगे और वो बीभत्स होने वाली हैं। फिर स्वाभाविक है, सिंचाई की समस्या कैसे किसान बंधु को आत्महत्या की तरफ ले जा रही, वो भी सिखाऊंगा आपको। और फिर उसके बाद इसमें एडिशनल कंटेंट माइक्रो इरिगेशन और उसके जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, किस प्रकार से भारत में सिंचाई की समस्या का समाधान हम माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा भी है। ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन, ये सारी वो भी आज ही करा दूंगा। तो आज जीएस पेपर 3 का सिंचाई यूनिट नंबर 4 और 5 आप देखेंगे तो साफ लिखा सिंचाई के प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली हिंदुस्तान में। तो आज इरिगेशन वाला टॉपिक आपका खत्म कर दूंगा। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, जीएस पेपर 2 सरकारी नीति। स्वाभाविक रूप से ये जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो एक नैतिक विषय भी है जो सरकारी संस्थानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में और ऐसे के लिहाज से इसे हम देखें। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही मजेदार। आपको याद होगा 2015 में जो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था कि भैया ना तो हम विकास, मतलब पूरी बड़ी सी केस स्टडी थी जिसकी पूरी थीम ये थी कि हम विकास को भी रोक नहीं सकते, यानी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक सकते हैं, ना ही हम किसी भी प्रकार से विकास की किसी भी गतिविधि को रोक सकते हैं, यानी वनों की कटाई भी होगी, ये भी करना ही करना है। तो विकास को भी रोक नहीं सकते और पर्यावरण को नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते, अन्यथा मानवता के समक्ष खतरा है। तो फिर उसने क्वेश्चन पूछा था, एक फेजिबल स्ट्रेटजी बनाइए, एक ऐसी साध्य रणनीति बनाइए, एक ऐसी फेजिबल स्ट्रेटजी बनाइए जो इस समस्या का समाधान कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण और विकास के संबंधों को लेकर के जीएस पेपर 4 इथिक्स में पूछे, या जीएस पेपर 3 यूनिट 1 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पूछे, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, समावेशी विकास में पर्यावरण के साथ विकास हमें शामिल करना है, या मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ही क्वेश्चन पूछे। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, यूएन ने जो टारगेट दिए वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक बेस दिया है, तो ऑब्वियस है डेवलपमेंट का एक बेस है 17 के 17। तो चाहे उसका क्लाइमेट एक्शन आप लिखेंगे यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, तो जो भी आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यही पूरा टॉपिक आपको छाप देना है। और इसमें मुझे अतिरिक्त कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भैया पर्यावरण का संरक्षण भी करो और विकास भी करो, दोनों कैसे करना है आप सबको अच्छे से पता है। तो ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक, पूरा सोचो कि यार ये गजब के ही है। और अगर हम इसको लेफ्ट विंग राइट विंग इन उद्देश्यों से ना देखें, जैसे कुछ लोग ऑब्वियसली टिप्पणी करते हैं कि हिंदू अखबार लेफ्ट विंग है, ये है वो है, वो ठीक है, वो एक अलग एंगल। लेकिन अगर हम यूपीएससी के लिए देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये लोग सारी न्यूज को कवर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी हमें क्या मतलब किसी विचारधारा, सभी तो हम स्टूडेंट हैं, सिंपल सी बात। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, जीएस पेपर 4 इन्वायरमेंटल इथिक्स, और ऐसे यानी स्वाभाविक है धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का परिरक्षण आवश्यक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोलॉजी, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया तो उठा करके आप चेप दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी यही पूरा टॉपिक उस निबंध में लिखना है आपको। और फिर आता है जरा इस टॉपिक को पढ़िए और मुझे बताइए, जो समीर भाटिया जो हॉटमेल के को फाउंडर रहे हैं, उन्होंने जो भारत के स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही उससे जो यूजलेस किड्स बनेंगे, जो टॉपिक मैंने कराया था
क्या इस आर्टिकल में भी यही बात कही गई कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। कसम से भारत की शिक्षा रोजगार के बिना है, और अगर आप किसी से प्रश्न पूछ लीजिए तो आप बुरे बन जाएंगे, ये भी सत्य बात है। कोई भी आपसे खफा हो सकता है और ये बता सकता है कि हम स्कूलों में टीचिंग करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, हमको ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, और इस वजह से हम क्या क्या करें। हर एक इंसान काम के बोझ तले बेचारा दबा हुआ है। तो भारत में ये शिक्षा, यूजलेस किड्स, अभी उस दिन मैंने पढ़ा है, यूपीएससी ने यूजलेस यूथ हमको और आपको बोला। तो हमारा एजुकेशन यही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा एजुकेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, आपके भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है। मुझे ताज्जुब होता है कि हिंदुस्तान में क्या चीजें वायरल होती। सच बता रहा हूं यार, जो लोग वायरल करते हैं, जो लोग देखते हैं, उन्हें ये भी सेंस नहीं है कि चलो तुमको तो मजा रहा, चूंकि तुम्हारी एक समझ हो चुकी, 25-30 साल के हो, 35 साल के हो, तुमने अपनी लाइफ में जो करना था कर लिया। लेकिन जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही, उसको अगर आप नई चीजें नहीं सिखाते हो यार, वो इस मार्केट में उड़ जाएगा। तो हम लोगों के लेक्चर, मैं नहीं कह रहा हूं कि वायरल कीजिए, बस एक बात आपसे कहना, चूंकि ये तो पेड क्लास है तो कितने लोगों के पास ही जाएगी। दिल से मैं कह रहा हूं कि मेरी क्लासेस समझिए सरकारी स्कूलों के बच्चों में अनिवार्य कर देनी चाहिए, 9th और 10th और 11th और 12th में, कि सुबह उठो, एक आदमी है जो लेक्चर देता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयों पर, इसको सुनो, इससे तुम्हारी सोचने की समझ बनेगी। कुछ भी नोट्स नहीं बनाना, केवल सुनना है कि अमेरिका ऐसा, अमृतसर में जहरीली शराब, तो कैसे आप जो है इससे बच सकते हैं, आपके परिवार। आखिर जहरीली शराब पीता कौन है? गरीब, वंचित, मजदूर, और उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अगर वहां पर ये सारे लेक्चर जाएं तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो बच्चे इन जहरीली शराब से परिचित हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सारे के सारे, लेकिन कुछ। क्या आपको ऐसा लगता है? मस्ती टाइम, क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए? मुझे खुश करने के लिए मत बोलना, ठीक है? ऐसे न्यूट्रल होकर के मुझे बोलना। गीता कह रही सर अब हम ही लोग ही ऐसा कर पाएंगे। बेटा बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए देखो ना, आईएएस में मेहनत करो। देखो स्टेट में तुम, गीता तुमने अभी मेंस लिखा बिहार का, लेकिन जैसे स्टेट में पा जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कि अगर मान लो तुमने कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करने, मान लो तुम एसडीएम हो गई और तुमने अपने एरिया में नए नए एक्सपेरिमेंट, ऊपर बैठे अधिकारी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, अरे इसका नाम कैसे हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या तो ये कि हम कुछ कर पाए ना कर पाए, हम कूड़े के ढेर हैं। लेकिन अगर सुनील अभिव्यक्ति करे, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, तो ये कैसे कर ले रहा है यार, हम कूड़े के ढेर हैं, लेकिन ये कैसे उस कूड़े के ढेर से बाहर निकल करके, हम भी उसी से थे, सरकारी स्कूलों से ही थे। अब इसका यह मतलब नहीं कि सरकारी स्कूल, कुछ सरकारी स्कूल बेहतर है, जहां पर बेहतर टीचर, बेहतर प्रिंसिपल है, वो आज भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीमित संख्या में। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। तो रोजगार के बिना शिक्षा, यूपीएससी ने क्या कहा, यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को सांस से प्रदर्शित करते हैं, पर उसी समय काल में रोजगार योग्यता की पतनशील दर को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी तो कह रहा है, यानी हमारी शिक्षा ऐसी है जो हमें मार्केट में उपलब्ध रोजगार के योग्य नहीं बनाती। अन्यथा इतने बीटेक किए हुए बच्चे लेखपाल और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करते। लाखों की संख्या में इंजीनियर्स ग्रुप डी और लेखपाल की पोस्ट के लिए आवेदन करते। बीएमए करके इस देश में आप किसी भी रोजगार को प्राप्त करने की योग्य नहीं है, तो बीएमए तो समझिए कूड़े का ढेर ही है, स्वाभाविक है। हाँ, अब बनिस्बत आप रिसर्च कर ले एंड टीचिंग वगैरह के एग्जाम, वो अलग चीज है। तो आप देख सकते हैं, ये हो गया आपके पास। फिर इसके बाद आते हैं, स्पीति घाटी में भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। तो अब मजेदार, प्रीलिम्स के लिए हो गया भाई कि नहीं हो गया। और फिर अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला, जब भी कोई फर्स्ट होता, भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया।
क्या खोदा कि फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन बेल। तो जियोथर्मल प्रोडक्शन बेल किस प्रकार से काम करते हैं, प्रीलिम्स के लिए मस्त कंटेंट। आप देख सकते हैं कोई चीज बच रहा है, अब इससे एडिशनल आप केवल बेसिक पढ़ते चले जाएं, कहानी आपकी पलट जाएगी। और 1 जून से आप सबको अच्छे से पता है, प्रीलिम्स अलग मेंस अलग, दोनों फाउंडेशन बिल्कुल अलग क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं NOAA/इट्स वेदर बैलून लॉन्चेस। अरे भैया, ये अमेरिका का संगठन है जिसने, अमेरिका ने इस संगठन के पैसे में भी कटौती कर दी है ट्रंप ने, हम इसको भी पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसके वेदर रिपोर्ट से संपूर्ण विश्व को भी फायदा हो रहा है, तो हमको क्या फायदा हो रहा है, अमेरिका का ऐसा कहना है। तो NOAA के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अमेरिका की इस नीति को भी पढ़ेंगे विस्तार से। फिर आ जाएंगे बिजनेस लाइन, आप आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं। अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्चुअल में जो डिफेंस में भारत ने काम किया है उसकी गूंज संपूर्ण विश्व में सुनाई दे रही। तो हाउ इंडिया मूव्ड फ्रॉम इंपोर्टिंग टू एक्सपोर्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट, यानी अब हम रक्षा उत्पाद बेच रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि अमेरिका ने अगर हस्तक्षेप किया भी है, पहले तो इस मुद्दे को समझिए हल्का सा, कि भारत अब अपने इंडिजीनियस, यानी जो हमने, जैसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जैसे कल मैंने ड्रोन्स आपको पढ़ाए, IDEX वाला पूरा सिस्टम, तो भारत अब क्या कर रहा है कि एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसका मतलब है कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी उसकी वैश्विक स्तर पर स्वीकृत हो रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के 4 ही दिनों में हमने वो संपूर्ण विश्व को दिखा भी दिया। और आपने नोटिस किया होगा, और ये सत्य खबर है, ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं इनकार कर सकता हूं, ध्यान से समझिएगा, कि जो भारत की तरफ से कहा गया है वो सत्य है कि भारत में एक भी सैनिक की कैजुअलिटी नहीं हुई, और हमने पूरे पाकिस्तान को टारगेट पे ले लिया, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और ये कोई झूठी खबर भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में झूठी खबर दे पाना संभव नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जितनी भी झूठी खबरें दे रहा है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए हम युद्ध जीत गए, वो सब बाद में आपको पता है कि उसकी कलई खुल जा रही संपूर्ण विश्व में। हिंदुस्तान ने जितने भी एविडेंस दिए हैं स्वाभाविक रूप से वो एक्सेप्टेबल है। तो चाइना के इक्विपमेंट्स का, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे फाइटर जेट्स हो, चाहे ड्रोन हो, यानी अपनी 100 डिफेंस प्रोडक्ट में से 81 वो चाइना से लेता है। इसका मतलब चाइना पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है अपने डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में, और इंडिया मजबूत हो रहा है। तो अब क्योंकि चाइना एक्सपोज हुआ है, इंडिया का डिफेंस प्रोडक्ट में एक मार्केट अप बनेगी इस वॉर के बाद। तो अमेरिका क्या ये नहीं चाहता रहा होगा कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल दे, इंडिया पे तो डाल नहीं पाएगा कि तुम रोक दो, क्योंकि हमारे ही प्रोडक्ट बिकने चाहिए, इंडिया का प्रोडक्ट क्यों बिके। विचार कीजिएगा आप इस पर। तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, जीएस पेपर 3 स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्रियल सिस्टम, हमारा औद्योगिक नीति, मेड इन इंडिया, ऐसे और प्रीलिम्स के लिए हम इसको पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये आज का सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है लैंडमार्क ट्रेड डील, ऐतिहासिक व्यापार, FTA हुआ है भारत और ब्रिटेन। अब सोचिए कि हम पाकिस्तान, क्या ही मैं बोलूं यार, उसका गजब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान वाला वीडियो मैंने भेजा था, क्या आप सबने उसको पढ़ा, सॉरी सुना था कि नहीं सुना था? उन्होंने क्या कहा जब पत्रकार ने उनसे पूछा, वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने, कि आप आतंकवाद को पनाह देते हैं और पूरा इंफ्रा आप ही उपलब्ध कराते हैं, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, हां भाई, ये जो आज आतंकी हैं 1970 में ये अमेरिका के सहयोगी थे और ब्रिटेन के भी सहयोगी रहे हैं। उन्होंने एक और इंटरव्यू में यही बात कही है कि आज हमको कहा जाता है आतंकवादी देश, लेकिन ये संगठन बनाए किसने, ये जैसे मोहम्मद बनाया किसने? ये अमेरिका ने बनाया।
ये चीज अब चूंकि अमेरिका में जिहादी पूरा सिस्टम है, अरे सॉरी ब्रिटेन, पाकिस्तान में, अदरवाइज पाकिस्तान के नागरिकों को भी समझना चाहिए कि यार तुम लोग डेवलपमेंट करो। अब देखिए भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ये जो भारत कर रहा है एफटीए, ये भारत की ग्लोबल ताकत का परिचायक है कि आज वो शक्तियां जो कभी संपूर्ण विश्व पर रूल करती थीं, आज वो भारत की वस्तुओं को बराबरी का अधिकार दे रही हैं, आयात और निर्यात का। दे रही हैं कि नहीं दे रही? जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत के सूती कपड़ों पर, रेशम पर 200 से 300 400% तक आयात शुल्क लगा देता था, और उसके बाद भी हमारे सूती वस्त्र, रेशम, मलमल, इनकी इतनी डिमांड थी कि ब्रिटेन की बाजार भरी रहती थी। आज वह 200 से 300 400%, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो जो 200 से 400% आयात शुल्क हमारी वस्तुओं पर लगा देता था कि अगर ब्रिटेन से कोई आयात कर रहा है तो भारत का माल वहां इतने महंगे में बिके कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में मशीनों से बने उत्पादों का मुकाबला ये ना कर सके भारतीय उत्पाद, और भारतीय उत्पाद उनकी बाजार से बाहर हो जाए। इतना बड़ा प्रोटेक्शनिज्म, इतना बड़ा संरक्षणवाद। आज वही देश, पॉइंट इज नोटेड प्यारे बच्चों, आज वही देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। क्या हम निबंध लिखेंगे कि नहीं? हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है, लिखेंगे कि नहीं? यूपीएससी ने पूछा ना, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों करना चाहिए? इसलिए एक देश ने, जिसने भारत पे 200 वर्ष तक शासन किया, उसने भारत के उत्पादों पर 200 से 400% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई औपनिवेशिक काल में। आज वही देश भारत के उत्पादों को शुल्क मुक्त अपने यहां मंगाना चाहता है। यह भारत की आर्थिक ताकत है, यह भारत की वैश्विक पहचान है, जिस पर हमें गर्व है, और हम इसी कारण कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। लिखिए आप। तो भारत कहां पहुंच रहा, आप स्वयं विचार कीजिए। तो भारत अब एक ताकत है। हां, हमें यह नहीं भूलना है कि अभी हमें चाइना की तरह, यानी चाइना को हमें टक्कर देनी है। लेकिन चाइना को टक्कर कैसे दे पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? जब ये वाली लाइन ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं यही मानता हूं, और इसमें मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, अभी बस थोड़ा समय और चाहिए। रिजल्ट क्या बताऊं, अब ये 2025 में इतना मेहनत किया, वो प्रीलिम्स में ना पास कर पाऊं तो क्या ही करूं मैं। अभी 50 बच्चे पास हो जाते हैं ना, मैं तो 50, ईश्वर करे सारे पास हो जाए। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो सभी को, ठीक है ना, सब पास हो जाए तब तो तहलका ही है। मतलब 50 भी निकल जाते प्री ना, भाई साहब कहानी बना देता मैं इस साल 2025 में। क्या ही बोलूं मैं। ये वाली जो लाइन है ना, ये जिस दिन बदल गई ना, ये एजुकेशन, सबकी जड़ यही है। हमने बच्चों को स्किल करना शुरू कर दिया ना, आप विश्वास करिए। स्किल का मतलब जो आईक्यू आईपी में करता हूं, यही तो स्किल करना हुआ ना। बच्चों की सोचने समझने की क्षमता, उसी दिन हम चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में आप याद रखिएगा, चाइना जब एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, समस्या होनी है। आज चाइना चुप है, मूक रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया उसने, लेकिन बहुत खुल के नहीं किया। उसके पीछे रीजन है कि उसकी भी निगाह वियतनाम पे है, अरे सॉरी, उसकी भी निगाह ताइवान पे है। तो हर फंसा हुआ, लेकिन आर्थिक ताकत बनेगा तो समस्या होगी। दो मोर्चे भारत को संभालने बच्चे, एक चीन का मोर्चा, एक पाकिस्तान का मोर्चा। आप चिंता न कीजिए कि भारत को क्या करने की जरूरत है। हम सबको व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया से बाहर निकलते हुए आज भारत का हर एक व्यक्ति जो पॉपुलर है, वो केवल ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा? जो लोग भी यूट्यूब पर पॉपुलर हो, केवल ज्ञान दे रहे हैं। वही ज्ञान, यानी कि बस केवल ज्ञान है, ज्ञान की ये है, ऐसा होता है, मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, इस देश को ऐसा कर। अरे भैया करना चाहिए, लेकिन तरीका आप बताइए। आप सब पॉपुलर लोग हैं, आप केवल 2 मिनट की क्लिप मत डालिए। आप खड़े होइए और एक प्रोग्राम दीजिए। आपको फॉलो करने वाले भारत की सरकार है, मोदी जी आपको स्वयं बुला करके सम्मानित करते हैं। हम तो कितने दिन से कहें कि छोटा आ से अनार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारी कुछ कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन आप सबकी तो सुनने वाले हैं। तो सब, ईच एंड एवरीवन केवल मोटिवेटर। भारत
की धरती, संतों की धरती और पता नहीं फलाना ढिम सब जगह एकदम छाया हुआ। सबसे बड़ी बात, उनका जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि भारत सरकार उनको महत्व देती है, देश के लोग उसको महत्व देते हैं। इसका मतलब डेमोक्रेसी हमेशा, अरस्तु ऐसे नहीं कहा था कि डेमोक्रेसी उपलब्ध सभी विकल्पों में, यानी जितनी भी शासन की पद्धतियां हैं उसमें सबसे अच्छी है, क्योंकि जनता की आवाज इसमें रहती है। लेकिन उसने मोबोक्रेसी ऐसे नहीं कहा था, भीड़ तंत्र। तो ये जो जिनके पास पूरी भीड़ है, उन्हें वो केवल प्रोडक्ट बेच रहे, केवल प्रोडक्ट बेच रहे। उन्हें क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट बेचिए, बट उसके साथ साथ हम हिंदी, हम पंजाबी, हम तमिल, जो गांव के बच्चे हैं आज भी तमिल, सोचिए कि जो गांव में पढ़ा लिखा तमिलियन बच्चा, सामान्य फैमिली से, तमिल लैंग्वेज से उसने पढ़ाई की, उसका क्या हाल होता है। खैर अब तो यूपीएससी ने भी सुविधा प्रदान कर दी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी भाषा में, जिसकी जो भाषा हो, गुजराती हो, मराठी हो, इन इन्फ्लुएंसर्स को पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि केवल ज्ञान देने से, कि चाइना के पास 6 जनरेशन का वॉर हेड है, 6 जनरेशन के जेट्स हैं, अमेरिका तो 7th पे काम कर रहा है, कुछ दिन बाद 8th पे काम करेगा, तो वो तो एक इंफॉर्मेशन है गुरुजी। उस इंफॉर्मेशन से स्वाभाविक रूप से देश में बदलाव होने वाला नहीं। देश में बदलाव होने का केवल और केवल, लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल रहा हूं, जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, जैसे ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसे ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसका नाम है एजुकेशन। आप विश्वास रखिए, न्यूट्रिशन कम मिले, न्यूट्रिशन कम मिले, हेल्थ केयर भी कम मिले, मिलनी सब चाहिए लेकिन नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एजुकेशन ताकत से मिल गया ना, कहानी पलट जाएगी। याद रखिएगा, क्या हो जाएगी? कहानी पलट जाएगी। तो एजुकेशन पर, लेकिन एजुकेशन को लेकर के इंडिया में आंदोलन ही नहीं है। एक आंदोलन, एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, उस पर सरकार को आमंत्रित करना चाहिए विचार की प्राइमरी एजुकेशन को कैसे और क्रिएटिव बनाया जाए। इस पर आप सब अपने विचार दें, फिर उनको लागू किया जाए। लागू करने में केवल ब्यूरोक्रेसी का रोल ना हो, सरकार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाए। आपको मैं बताऊं अपना स्वयं का, क्योंकि बहुत से बच्चे नए होंगे, दिल्ली सरकार ने 2000 जब केजरीवाल साहब 14-15 में जब पहली बार सत्ता में आए, मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। मैं गाड़ी निकाला, उस समय मैं खुद ही चलाता था, तो गाड़ी निकाला और एफएम रेडियो ऑन किया, कुछ क्लास के लिए मैं जा रहा था घर से अपने, तब तक एफएम चला। एफएम में मनीष सिसोदिया जी ने एक ऐड किया कि हम मतलब दिल्ली के स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। जो भी इस फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना रिज्यूमे भेज दें। एक फॉर्म ऑनलाइन उन्होंने लिंक विंक सब बता दिया, उन्होंने ही बताया अपने ऐड में ही, और फिर उसके बाद उसमें आप अपनी डिटेल भेज दीजिए, आपको बुलाया जाएगा। मेरे बच्चे, तुरंत मैंने अपनी टीम को वही चीज बोली। हमारी टीम ने 2 मिनट के अंदर वो फॉर्म सबमिट करके डाल दिया। और मुझे स्वाभाविक है, शक्ति नगर वाला जो कमला नगर के बगल में एक सर्वोदय कन्या विद्यालय है, वह अलॉट हो गया। वो अच्छा स्कूल था, बहुत, मतलब सरकारी स्कूलों में सबसे अच्छे स्कूलों में से दिल्ली में एक वो माना जाता है, मुझे वो दिया गया। ऐसे ही बहुत से लोग थे, और उसमें डिप्टी सीएम साहब ने सबसे पहले स्पीच दी अपनी कि कैसे कैसे सब लोगों को करना है। काफी लोग वहां थे उस ऑडिटोरियम में, और बेटा मैंने अच्छा काम किया उस पर 1 साल, यानी प्रथम वर्ष। सेकंड वर्ष, थर्ड वर्ष उनका क्या रहा कुछ समझ में नहीं आया, कोई कॉल वॉल आई नहीं। तो आप सोचिए कि हल्का सा मुझे मौका मिला और मैंने लपक लिया, जबकि उस समय मैं अनअकैडमी पे, आपको पता है कि किस लेवल पर बिजी था, उसके बाद भी समय निकाला मैंने, सुबह से शाम क्लासेस एंड सो ऑन। तो बहुत से लोग हैं काम करने वाले, लेकिन वही है कि सरकार भी, ये इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने जैसे हमसे प्रोग्राम तो करा लिया, और हम क्यों गए? चूंकि हमें पता था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज।
तो जो एंटरप्राइज वाला है, यानी वही तो है, एंटरप्राइज कौन चलाएगा? जो एंटरप्रेन्योर होंगे। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को यह सिखाना कि आपको कैसे एक उद्यमी बनना है, केवल सरकारी नौकरी की तलाशी नहीं करनी, उसकी तो करते रहिए, उसके लिए ये रास्ते हैं, लेकिन उसके अलावा आप अपना स्वयं का उद्यम शुरू कर सकते हैं। जबकि सरकार बहुत से स्कीम, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका कोई और स्टेट हो, तो वहां भी सरकारें उद्यम शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना, छोटी योजना से लेकर के मुद्रा लोन तक सब कुछ अवेलेबल है। तो अब जैसे मैंने काम किया, तो मैंने एक डायरी बनाई, काफी पॉइंट्स निकाले कि हम लोग जो कह रहे हैं उसमें ये मुद्दे आ रहे हैं। अब उम्मीद थी कि फिर से डिप्टी सीएम साहब या और जो भी होंगे वो एक मीटिंग करेंगे और उसमें जितने भी टीचर्स या एंटरप्रेन्योर ने अच्छा काम किया है उनकी राय ली जाएगी। लेकिन ना भाई साहब कभी मीटिंग की गई, ना कभी राय ली गई, क्योंकि इनपुट जब हम लोग देते, सोचिए यार, तगड़े स्किल्ड लोग अगर इनपुट देते कि हमने सर्वोदय कन्या विद्यालय शक्ति नगर वाले में कमला नगर वाले में काम किया, तो वहां से ये 25 पॉइंट हमारे निकल करके आए। ऐसे ही सब लोग अपना अपना बताते, उसमें से 20-25 पॉइंट कॉमन मान करके कि केवल ये सिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम उद्यमी कैसे बनोगे, उद्यमी बनने के पूरे रास्ते उनको आपको सौंपने पड़ेंगे। रास्ते का मतलब क्या है? जैसे उसी समय जब मैं बच्चों को लेक्चर करता था, बच्चे कहते थे, 11th और 12th की लड़कियां थी, वो कहती थी सर हमारे पास, मतलब हंस रही थी। तो मैंने कहा बच्चे क्यों हंस रहे हो? काफी बच्चे क्लास में होते थे। उन्होंने कहा सर, मतलब मैंने ऐसे ही थोड़ा डांट लगाने के उद्देश्य से मैंने कहा खड़े हुई, आप हंस क्यों रहे? तो उसने कहा सर हंस लिए रहे कि आपकी बातें अच्छी हैं। कितना बढ़िया से उस बच्चे ने मुझसे कहा कि आपकी बात अच्छी है, लेकिन सर हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं कि मोबाइल पे ऐसे ऐप बनता, वैसे हम सर क्या सीखें? एकदम दिमाग हिला। अब अगर ये सब इनपुट सरकारों को, ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं होगा, लेकिन अगर ये सब इनपुट लिया जाता, इस पर काम किया जाता और हम ही लोगों से कहा जाता कि आप सब लोग सक्सेसफुल है, सरकार के पास उतना फंड नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सब अपनी तरफ से जो कुछ भी योगदान हो सकता वो करें। हम लोग भी कुछ कुछ योगदान मंथली करते रहते, बहुत ज्यादा नहीं, 10-20 हजार भी अगर एक अध्यापक देता रहता, जिसकी या जो एंटरप्रेन्योर अपने आप को सक्सेसफुल कर रहा, तो ऑब्वियस इतनी उसकी स्थिति होती कितना वो दे सके। और हम लोग तो उस समय अकेडमी पे अच्छा खासा दे सकते थे। तो उन बच्चों को इंफ्रा दिया जाता, कौन सा? डिजिटल इंफ्रा, यानी इंटरनेट की सुविधा, और उसके साथ साथ उनको फोन। और जरूरी नहीं था कि हर एक घर में दिया जाता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी एक मोहल्ले में एक लाइब्रेरी बना के 10 कंप्यूटर रख दिए जाते और पूरे मोहल्ले के बच्चे आकर के वहां पर चीजें सिखाते, एक हम इंस्ट्रक्टर रख देते। क्यों बच्चों, गलत कह रहा हूं मैं? आखिर यही चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, जिस पे मैंने कल आपको एडिटोरियल कराया, क्या इसी चीज पर जो मैं आपसे इतनी बात जोड़ करके कह रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिजिटल राइट्स को आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 1921 के तहत फंडामेंटल राइट घोषित किया कि नहीं? यानी अब हर एक बच्चे के पास डिजिटल इंफ्रा होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी वहां तक पहुंचाइए आप। तो अब इतनी गहरी, अगर देखो, जैसे वेदना एक शब्द है, वेदना एक होता है, दुख होना एक होता है, वेदना होना। दुख मतलब चलो भाई इनकी स्थिति ठीक नहीं, आप दुखी। वेदना मतलब वही, जैसे इंपैथी एंड सिंपैथी। इंपैथी क्या है? दूसरों के दर्द को महसूस करना। सिंपैथी मतलब ठीक है यार, इसको तकलीफ है, देख करके बोल करके निकल जाना। इंपैथी मतलब क्या? तेरी तकलीफ का कुछ समाधान मैं जरूर दूंगा, चाहे बोल के ही दूंगा। वही चीज दुख और वेदना। वेदना थोड़ा सा एक डिग्री ऊपर हो जाता है। तो जब तक वेदना नहीं होगी, राजनेताओं में वेदना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दुख नहीं, वेदना, कि जैसे हमारे घर की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको हम फॉरेन में भेजते हैं, इंडिया के टॉप स्कूलों में उनको प्रिविलेज होता है पढ़ने का, क्योंकि अगर फ्रंट्स नहीं होगा तो बैकडोर से हो जाएगा। तो जब उनके अंदर ये, यार मैं अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा सोचता हूं, इनके लिए मैं क्या करूं? जब वो वेदना आ गई भाई साहब ना, समझिए उसी दिन क्रांति लिखी जाएगी। और नेशनल मूवमेंट के जितने भी आंदोलन करता रहे हैं, चाहे वो गांधीवादी विचारधारा के हों, चाहे क्रांतिकारी विचारधारा के, चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा के, विश्वास रखिएगा कम्युनिस्ट भी, चाहे सोशलिस्ट विचारधारा के,
या किसी अन्य विचारधारा के, सब इसी वेदना के तहत काम करते, इसलिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश की बेदी पर। आजादी के कुछ वर्षों तक वो वेदना वाले राजनेता रहे, लेकिन धीरे धीरे उस प्रकार के राजनेता गुम होते चले गए। आज हो रहा है काम, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर आप तो बहुत बड़े उपदेशक बन गए हैं, क्या आज के दिन में काम ही नहीं हो रहा? ये इस सरकार ने ये किया, उस सरकार ने ये किया, गरीबी इतनी हट गई, सरकार कहती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा, एंड सो ऑन सो ऑन। मेरे बच्चे, गरीबी का क्या पैरामीटर है? गरीबी को आप कह सकते हैं कितने परसेंट कम हुई, यानी खाने पीने की, लेकिन क्या गरीबी प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन के साथ अगर जोड़ करके देखी जाए तो क्या प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन, अगर मैं आपसे कहूं भारत के 100 लोगों में से 80 लोग आज भी, यानी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में लगभग 80% लोग आज इस घटना का शिकार हैं जिसे हम कहते हैं पीओडी। मेरी बात को आप अक्षरशः सत्य ना मानते हुए केवल इसको चेक कीजिए, फैक्ट चेक, कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। प्रोसेस ऑफ डेप्रीविएशन, आप विचार कीजिए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आप देखिए, बहुत कमजोर स्थिति में आप हैं। बहुआयामी, केवल खाने पीने से बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुत तकलीफ वाली बात। एक जगह एसी है, एक जगह पंखा भी नहीं। आज मेरा एक बच्चा मेरी पर्सनल मेंटरशिप में है, तो वो यूपी से था, गोरखपुर से, लेकिन वो पता नहीं मुखर्जी नगर पहुंच गया। तो मैंने उसको बोला कि आज, उसने बताया कि सर मुझे नींद नहीं आती है, फोन किया, मतलब उसने लिखा तो मैंने ही फोन किया, क्योंकि मेंटर होने के कारण मैं खुद ही कर लेता हूं। मैं कहा बेटा कूलर लगवा, उसने कहा नहीं लगवाया। सोचिए आप, मैंने कहा बेटे दिल्ली ऐसे शहर में अगर तू कूलर नहीं लगवाया, अब देखिए आपका मुकाबला किससे? आपका मुकाबला राजेंद्र नगर में हर एक हॉस्टल जो भी बना है, सिंगल रूम बना है, सब एसी के बिना बनता ही नहीं। आप सोचिए कि एक बच्चा एसी में पढ़ रहा है, माइंड कूल रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, एक बच्चे के पास कोई सुविधा नहीं। फिर क्योंकि वो पर्सनल मेंटरशिप में था, मैंने उसको कहा कि आगे के कोई भी कोर्स, क्योंकि कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, मैं वो तुम्हारा जितने का कूलर आएगा वो मैं तुम्हारा उसमें सब ऑफ कर दूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा, लेकिन तुम एक कूलर खरीद लो, क्योंकि ऐसे 10 दिन बचा हुआ दिल्ली में छोटे छोटे कमरों में बगैर कूलर के रह नहीं पाओ। तो आप सोचिए, ऐसे ही ना जाने कितने बच्चे पूरे देश में, जितने भी स्लम्स हैं, आप विचार कीजिए, उन स्लम्स में वेंटिलेशन की कोई सुविधा है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल राइट्स को फंडामेंटल राइट घोषित किया। मैं तो चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट स्लम्स में ना रहने को भी फंडामेंटल राइट घोषित करे, कि यह लोगों का मूल अधिकार है कि उन्हें स्लम से बाहर निकाला जाए, और इतनी जमीन पड़ी हुई कि उन्हें निकाला जा सकता, उन्हें सेट किया जा सकता है। रियल एस्टेट इतना बढ़ रहा है, आप विश्वास करिए, किसकी कीमत पर बन रहा है? इन्हीं दमित, इन्हीं वंचित लोगों की कीमत पर वो डेवलप कर रहा है। विचार कीजिए। तो 80% आज प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन का शिकार है, 80% हिंदुस्तान। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग अपने क्लास में हैं, आप पूछिए, जितनी भी लड़कियां हैं या आपके घर में जो लड़कियां हैं, क्या वैक्सीनेशन के सारे डोजेस आपको मिले हैं या उन लड़कियों को मिले हैं? सर्वे जरूरी नहीं कोई एनजीओ निकाले, आप स्वयं सर्वे करिए ना। आप, आपकी फैमिली, आपके आसपास जिनको जानते हैं, आपके रिश्तेदार नातेदार, अगर आप चाहें तो स्वयं अपनी जनगणना कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में ऐसा करने लगे, अपने आप निष्कर्ष निकल आएगा। कितने लोगों को वैक्सीनेशन, जितने भी होने चाहिए सारे, कुछ नहीं, 2-4 जो सरकारी मिलते, सारे के सारे। विचार कीजिए। अब ये नहीं कि सरकार दे नहीं रही है, क्या है, वो एक अलग चीज है। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जो हम लोगों को काम करने की जरूरत है। नहीं, अगर हम चाइना से लड़ना चाहते हैं, और आगे लड़ाई होनी फिक्स है, ये आप मान के चलिएगा। आज नहीं, आज के 30 साल बाद, 40 साल बाद, हो सकता है हमारे आपके रहते ना हो, आगे हो, बट लड़ाई तो फिक्स है। उस लड़ाई में चाइना अभी बहुत मजबूत स्थिति में, जैसे हम पाकिस्तान के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में। पाकिस्तान हमारा कभी बाल बांका नहीं कर सकता।
लेकिन चाइना हमसे भी ऊपर है। जिस प्रकार से हम बहुत सी नदियों के द्वारा चाइना पर पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं, वैसे वो भी ब्रह्मपुत्र और इस प्रकार की नदियों के द्वारा हमें समस्या में डाल सकता है। तो चाइना का अगर इलाज करना है तो ये जो 80% है इनको मजबूत करना है। कैसे? जरूरी नहीं सबको एजुकेशन से मजबूत कीजिए, सबको, सबकी इनकम बढ़वाइए, सब जो काम कर रहे हैं उस काम की क्वालिटी बढ़ाइए, उनको स्किल कीजिए। जो आज 5 रुपए कमा रहे हो 7 रुपए कमाने, जो 7 कमा रहे हो 9 रुपए, जो 9 रुपए कमा रहे हो 11 रुपए कमाने लग जाए, तो सबकी ये जो 2-2 रुपए 1-1 रुपए की इनकम बढ़ रही है, ये क्या हो गया? ये मेरे बच्चे, हमारे देश के कंज्यूमर मजबूत हो रहे हैं। जब देश का कंज्यूमर मजबूत होता है तो मुकेश अंबानी जैसे इन्वेस्टर्स पैसा पानी की तरह बहाते, क्योंकि उनको पता है कि आज कंज्यूमर के हाथ में खरीदने की क्षमता है और वो क्या करेंगे? फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लगाएंगे और जैसे ही फैक्ट्रियां लगेंगी लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइज चल पड़ेगा और देश विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, जैसा कि चाइना पहुंचा है। आई होप सारी चर्चा का जो निष्कर्ष है वो आप समझ गए कि हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो जीएस पेपर 2 एफटीए हम पढ़ेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत और ब्रिटेन के। जीएस पेपर 2 आईआर, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, चूंकि स्वाभाविक रूप से उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इकोनॉमी ए से और प्रीलिम्स की निगाह से पढ़ेंगे, ऐसे मैंने बताया। हाई स्पीड रेल परियोजना, मुंबई अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन हम बना रहे थे उसकी स्पीड बहुत धीमी है, यानी बन नहीं रही है। आखिर क्या रीजन है? क्या पॉलिसी में पैरालिसिस है या कुछ और इशू है? तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, जीएस पेपर 3 आधारभूत संरचना रेलवे, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से हम इसको आज आपको करा देंगे। क्योंकि मुझे ये वाला टॉपिक 2025 में पता नहीं क्यों खटक रहा है कि मेंस में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि हाई स्पीड रेल परियोजना पर, और क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। फिर हिंदू आएंगे, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा क्रिकेट पाया है, क्रिकेट खेलने वाला नहीं, क्रिकेट माने कीड़ा, जो एक नए खतरे से निपटने के लिए तेजी से विकसित हो रहा है। यानी हम एक जीव की परिवर्तनकारी कुछ शक्तियां, उसके बारे में सीखेंगे और प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। एनएचआरसी चर्चा में था पीआईबी में, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को प्रीलिम्स के लिए पूरा करा दिया गया है, जिससे आपका यह भी तैयार हो जाए। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत, 10 गंभीर हालात में। आप देख सकते हैं यह सभी पीड़ित नकली शराब, स्परियस लिकर के सेवन के शिकार हुए। प्राथमिक जांच में सामने आया कि शराब में मेथनॉल मिलाया गया था। तो मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ाई दिया है, जिसे एक राजनीतिक संरचित शराब माफिया ने गांव में वितरित किया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन, एक पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही और राजनीतिक संरक्षण में चल रहे अवैध शराब के धंधे को उजागर किया है। अब आप देख सकते हैं इसी प्रकार की केस स्टडियां आपके सामने आती हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार की केस स्टडी यूपीएससी ने पूछी और आपको उसको किस प्रकार से देखने की जरूरत है। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से ये सारी चीज आपके सामने आ गई। आइए देखते हैं जीएस पेपर 4 इथिक्स। ऑब्वियस है, लोक प्रशासन में नैतिक चिंता का विषय है। ये लोक प्रशासन में नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। क्यों है? क्योंकि प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। जीएस पेपर 4 इथिक्स यानी केस स्टडीज। अब देखिए जरा, एक केस स्टडी आई हुई है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये प्रश्न 2018 में आया था। देख लीजिए आप, आया था कि नहीं आया था। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? यह एक राज्य है जिसमें शराबबंदी लागू है। इट इज अ स्टेट वेयर प्रोहिबिशन इज इन फोर्स। अभी अभी आपको इस राज्य के एक ऐसे जिले में, अब देख लीजिए आप, अमृतसर जिले में पुलिस अधीक्षक एसपी नियुक्त किया गया जो अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात है। अवैध शराब से बहुत मौतें हो जाती है, आपने पढ़ ही लिया अमृतसर वाला। कुछ रिपोर्ट की जाती है और कुछ नहीं। इससे जिला अधिकारियों को बड़ी समस्या होती है। अभी तक इसे एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है और उसी तरह इसका सामना किया जाता रहा है।
छापे, गिरफ्तारियां, पुलिस के मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, इन सभी का केवल सीमित प्रभाव रहा। यानी जो भी एक्शन उठाया जा रहा है, समस्या हमेशा की तरह अभी भी गंभीर बनी हुई। क्या बनी हुई? समस्या हमेशा की तरह अभी भी गंभीर बनी हुई। आपके निरीक्षणों से पता चलता है कि जिले के जिन क्षेत्रों में शराब बनाने का कार्य फल फूल रहा है, वे आर्थिक, औद्योगिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समुदायों में बार बार होने वाले टकराव अवैध शराब निर्माण को बढ़ावा देते हैं। अतीत में लोगों के हालात में सुधार लाने के लिए ना तो सरकार के द्वारा और ना ही सामाजिक संगठनों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। समस्या को नियंत्रित करने के लिए आप कौन सा नया उपागम अपनाएंगे? इट इज ए स्टेट वेयर प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर इज इन फोर्स। आप इसको देखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको टॉपिक ज्यादा रेलिवेंट लगा कि नहीं लगा? अब इसी विषय को, इसको तो आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अब मैं इस विषय को लेकर के यानी सेम एक टॉपिक बना दिया हूं। ये तो नकली शराब, त्रासदी, सब आप पढ़ेंगे, देख सकते हैं। अब मैंने बना दिया, बहुत बढ़िया ढंग से इसको मैं समझाता हूं, जिससे आज के बाद से यानी उसी केस स्टडी को, स्वाभाविक है, मैंने नए ढंग से कन्वर्ट कर दिया है। आप एक युवा आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में पंजाब के अमृतसर जिले, देख सकते हैं, पूरा कन्वर्ट कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र का एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। यानी आप ऑब्वियस है, अभी नए आईएएस बने हैं। आपकी पोस्टिंग के तीसरे सप्ताह में एक भयावह घटना सामने आती। 5 गांव में 21 लोगों की मौत हो जाती और 10 लोग गंभीर अस्पताल में भर्ती हैं। यह सभी घटनाएं नकली शराब के सेवन, देख सकते हैं, सेम वैसे ही बना दिया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मेथनॉल मिश्रित अवैध शराब का वितरण स्थानीय स्तर पर हो रहा था। शराब की आपूर्ति एक बाहुबली और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति द्वारा की जा रही थी। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि अवैध शराब का धंधा इस क्षेत्र में गहराई से फैला हुआ, कथित तौर पर प्रभावशाली स्थानीय राजनेताओं द्वारा संरक्षित है। पुलिस और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इसमें मदद मिलती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर, उसको पॉलिटिकल समर्थन प्राप्त था और ग्रामीणों की पिछली शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। अब इसको आप पर अत्यधिक दबाव है, यानी प्रशासन का और लोगों का। पहला, पीड़ित परिवार न्याय की मांग करें। यानी आप पर दबाव क्या है? यानी वो सभी परिस्थितियां मैंने क्रिएट कर दी हैं, यानी इसे हम परिस्थितियां कहेंगे, सिचुएशन के। पीड़ित परिवार न्याय की मांग करें। मीडिया आपसे कह रहा है कि आप सारी बातें मीडिया के सामने रखिए, यानी मीडिया अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहा है। राजनीतिक समूह इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा, उच्च प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद है, यानी प्रशासन से लोग कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। तो 4 परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा लोग कहते हैं ना, नैतिक परिस्थिति, एथिकल सिचुएशन, नैतिक परिस्थिति से हम। यहां तक पिक्चर क्लियर बेटा? यहां तक पिक्चर क्लियर है कि ये एक नैतिक परिस्थिति आपके सामने 4 बन गई है। अब इस परिस्थिति में जो पहली चीज आपके सामने आएगी, वो आपको डायलेमा में लेके जाएगी कि मैं करूं तो क्या करूं। क्योंकि जब एक साथ, एक अगर मान लीजिए कोई एक सिचुएशन हो, तो आप उसको छोड़ सकते हैं या उसको पकड़ सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। 2 हो तो भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, 51, 49। लेकिन अगर 4 परिस्थितियां एक साथ खड़ी हो, तो फिर नैतिक दुविधा आपके सामने आएगी कि अपनी ड्यूटी निभाएं या राजनीतिक दबाव को संभालें, यानी कर्तव्य बनाम राजनीतिक दबाव। तो यहां पर पहली नैतिक दुविधा आती है कि क्या आप प्रशासनिक नैतिकता, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स को बनाए रखेंगे, भले ही इससे आपकी स्थिति को खतरा, चूंकि आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप सस्पेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पहली नैतिक दुविधा पूछता है ना कि कौन कौन सी नैतिक दुविधा। तो पहली नैतिक दुविधा हो गई भैया कि क्या आप अपनी, यानी भाई नहीं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के जो वैल्यूज हैं, कोर कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल जो सिविल सर्विसेज वैल्यू के, उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, न्याय बनाम प्रक्रियागत विलंब, जस्टिस वर्सेस प्रोसीजरल डिलेज। यानी आप क्या करेंगे? क्या आप त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियागत लाल फीताशाही
को दरकिनार करेंगे। रेड टेपिज्म, यानी आपको पता है कि अगर हम ऑफिस वाले कल्चर से जाएंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप त्वरित न्याय सुनिश्चित करेंगे या आप प्रोसेस से जाएंगे? कैसे करेंगे? एक दुविधा ये होगी, ठीक है ना। तीसरा, क्या आप जो भ्रष्टाचार है उसे दीर्घकालिक रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे या अल्पकालिक रूप से न्याय प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएंगे? तो क्या करेंगे? ये तीन नैतिक दुविधाएं आपके सामने। अब ऐसी परिस्थिति में यूपीएससी आपसे कहता है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। देखिए कितना बढ़िया चार्ट में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन और एक्शन, प्रोस एंड कॉन्स। इस बार अब आपको हल्का सा अंदाजा होना चाहिए कि मेंस की जो टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं वो टेस्ट सीरीज नहीं है, कल से वो आपके सामने आ जाएगी। आज मैं बच्चों को भेजूंगा जैसे प्रीलिम्स की पढ़ाई उनको और अच्छे से करने का मन करे। आप देख सकते हो किस लेवल पर इस बार केस स्टडी सॉल्व होगी। बस आपने रटना है, मैंने समझाना है। पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 14 ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो ऐसे यूपीएससी पूछता है कि इस परिस्थिति में क्या क्या विकल्प है। तो विकल्प एक है कि यथास्थिति बनाए रखें और धीरे धीरे सुधार करें, जन स्वास्थ्य टीमों का गठन करें। चूंकि 250 शब्द में सब कुछ लिखना और इसमें से एक सर्वोत्तम विकल्प चुनना है तो उसके लिए ज्यादा शब्द आपको रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने टेबल का सहारा लिया। इसके प्रोस क्या है? इससे प्रशासनिक शांति रहेगी, कोई टकराव नहीं होगा क्योंकि जनता को लगेगा कि भाई कुछ न कुछ काम हो रहा है। लेकिन हानि इससे न्याय में देरी होगी, जो दोषी है वो बच सकते हैं। ले लीजिए, आ गया, यही पूछता है। विकल्प 2 क्या है? सीधे एफआईआर, यानी जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज करो, गिरफ्तार करो, विशेष रूप से जो राजनीतिक रूप से संरक्षित है, ठीक है। लाभ क्या होगा? जनता में विश्वास जाएगा और संदेश जाएगा कि कानून सर्वोच्च है और आप उसके रक्षा करने वाले हैं। हानि क्या है? राजनीतिक बैकलैश, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विकल्प 3, इंटरनल विसल ब्लोअर सिस्टम व विजिलेंस इंक्वायरी शुरू करें, यानी आप आंतरिक रूप से इस घटना को सुधार की प्रक्रिया के साथ जोड़ें, यानी संस्थागत सुधार करें। तो इसका प्रोस है कि संस्थागत सुधार की पहल, दीर्घकालिक रूप से सुधार होंगे, लेकिन इसके साथ दोष यह है कि अल्पकालिक न्याय नहीं मिल पाएगा, जनता का रोष बना रहेगा। विकल्प 4, मीडिया और सिविल सोसाइटी को साथ लेकर पारदर्शिता से कार्रवाई करें, यानी कि सारी चीजें लोगों के सामने रख दें। इसकी अच्छी बात प्रोस क्या है? जन सहयोग से एविडेंस और प्रेशर दोनों क्रिएट होगा, ट्रांसपेरेंसी शासन की सामने आएगी। लेकिन राजनीति और मीडिया के टकराव की आशंका है, और जहां भी टकराव होता है वहां समस्या होती है। तो आप देख सकते हैं चारों विकल्प। अब आता है, अब आप कहेंगे सर आप ही तो पढ़ाते हैं कि एथिक्स में सभी यूनिट का इस्तेमाल प्रोज एंड कॉन्स को बताते समय करना चाहिए। जी हां, लेकिन तब जब प्रोज एंड कॉन्स 4 के बारे में ना लिखना हो, क्योंकि अगर 4 लिखेंगे और फिर ये भी लिखेंगे यह कदम इसलिए चूंकि यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 की ये बातें यहां आती हैं, नहीं, तो आप कहेंगे सर इसका हम जिक्र नहीं करेंगे। हम करेंगे। जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि अंतिम विकल्प, उस अंतिम विकल्प में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यूनिट 1 to 7 के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का उपयोग करेंगे। तो रिकमेंडेड कोर्स ऑफ, यानी पूछता है कि आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों अपनाएंगे। तो अब जरूरी नहीं विकल्प ए बी सी 1 2 3 4 में से कोई। देखिए मैंने क्या बना, अ कंबाइंड स्ट्रेटजी मस्ट बी अडॉप्टेड, ठीक है ना। तो क्या क्या काम करेंगे? एक संयुक्त रणनीति अपनाई जानी चाहिए। पहला, इमीडिएट सस्पेंशन एंड अरेस्ट ऑफ इन्वॉल्व ऑफिशियल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो पहला तो यह हो गया। संलिप्त अधिकारियों और वितरकों का तत्काल निलंबन और गिरफ्तारी हो, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है। दूसरा, जो भी प्रभावित परिवार उनको मुआवजा और पुनर्वास सहायता सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, उच्च स्तरीय कौन कौन इस केस में संलिप्त है उसकी जांच के लिए राज्य से, यानी राज्य सरकार से स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का अनुरोध करें, चूंकि आप अनुरोध ही कर सकते हैं।
चौथा, नकली शराब के खतरों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाएं, लोगों की अभिवृत्ति में बदलाव लाएं। प्रणालीगत सुधार लागू करें, यानी डिजिटल निगरानी, औचक निरीक्षण, पुलिस और आबकारी विभागों में पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम यानी लोक शिकायत तंत्र बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कौन कौन से नैतिक मूल्य आप आगे बढ़ा रहे हैं वो लिख दिया गया है। इंटीग्रिटी एंड करेज, यानी राजनीतिक दबाव के खिलाफ आप खड़े होकर के, यह जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन अंत में बताया है, तो इसका मतलब इसके माध्यम से आप इंटीग्रिटी और करेज जैसे नैतिक मूल्य को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, इंपैथी यानी समानुभूति, जहां पर भी सहानुभूति लिखे क्योंकि ट्रांसलेशन स्वाभाविक है, सहानुभूति पकड़ता है, तो समानुभूति और करुणा के मूल्य आपके इस कोर्स ऑफ एक्शन से लोगों के सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं। तीसरा, आप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को इसके द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता आप दिखा रहे हैं। ये सभी नैतिक मूल्य आपके इस कोर्स ऑफ एक्शन में जो आपने लास्ट में लिया है शामिल है, इसलिए हम इस विकल्प का चयन करते हैं। अंत में एक निष्कर्ष, नैतिकता की सच्ची परीक्षा तब नहीं होती है जब वह आसान हो, बल्कि तब होती जब सही काम करना कठिन, खतरनाक और अलोकप्रिय हो। The true test of ethics is not when it is easy, but when doing the right thing is difficult, dangerous and unpopular. विजिलेंस यानी सतर्कता, जांच। ठीक है, मजा आया बच्चों? एक बार सभी बताएं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये टॉपिक एकदम 100%? बोले भाई। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? अब अगला टॉपिक आता है, हाउ इंडिया मूव्ड फ्रॉम इंपोर्टिंग टू एक्सपोर्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट। भारत रक्षा उत्पादों के आयात से निर्यात की ओर कैसे बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से इसको आप देखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि भारतीय हथियार आयात तक से रक्षा निर्यातक बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात के दम पर भारत अपनी वैश्विक रक्षा भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, यानी अब हम एक बड़े प्लेयर बन गए। तो बस ये आपको मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां इंडिजीनियस रूप से जो भी हम बना रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। ऑब्वियस है, इसको बेच करके हम पैसा कमा रहे हैं, तो ये हमारे जीडीपी के साथ भी जुड़ा हुआ, इससे हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ, डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ। इसके साथ साथ क्योंकि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में काम करती है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए आईआर भी लगा हुआ है कि भारत किनको किनको ये टेक्नोलॉजी दे रहा है या किससे टेक्नोलॉजी सहयोग लेता है। तो बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल जो भी कॉपरेशन हम कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, सरकारी नीतियां आप देख सकते हैं। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी भी मैंने लगा दिया, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में ये जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है किस प्रकार से हमारी मदद कर रहे हैं। आई होप आप इसको समझ गए। सेम स्टेट पीसीएस एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आपके सामने लगी हुई। ठीक है, जैसे 2014 में कल भी मैंने कराया था कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाया गया, तो आपसे प्रश्न पूछा गया। फिर 2020 में इंडो यूएस डिफेंस डील और इंडो रशिया डिफेंस डील को कंपेयर करता हुआ क्वेश्चन पूछा गया। तो अब भारत स्वयं अपनी डिफेंस, इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन में, देसी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे और मुझे लगता है कि 100% पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पैनेशिया फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में, आप कल भी पढ़ा है, रोज ही पढ़ा रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भारत का रक्षा क्षेत्र, पहले हम आयात पर निर्भर थे, हम निर्यात कर रहे हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है,
इसमें मुझे कुछ घुसने की जरूरत नहीं, आप स्वयं कर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बहुत बेहतर ढंग से डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट भी सारी चीजें बता दी गई हैं। रक्षा का स्वदेशीकरण का क्या मतलब है? स्वाभाविक हम स्वयं अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, रक्षा निर्यात यानी जो बना रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी एक ऐसा जोन बना रहे हैं, जैसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ते हैं, कुछ वैसी ही संकल्पना कि हम डिफेंस इंफ्रा को डेवलप करेंगे और डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप करेंगे, ठीक है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी वे सरकारी कंपनियां जो रक्षा उत्पादन कर रही हैं, रक्षा साजो सामान का। सामरिक स्वायत्ता यानी किसी अपनी रक्षा के लिए विदेशी संसाधनों पर निर्भरता ना होना या बिल्कुल कम होना, इस प्रकार के टर्म इसमें आए थे। तब यही बताया गया कि हम पूरा का पूरा, जैसे ऐतिहासिक प्रश्न, भारी आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता, 1947 से 1990 तक, 1990 से 2000 तक, 2000 दशक के बाद और 2014 के बाद, सॉरी 2010 के बाद और 2014 के बाद। की ट्रेंड एंड डेटा ओवरव्यू, डिफेंस प्रोडक्शन 2013-14 में कितना था, 13-14 तक कितना था, और 23-24, 24-25 में कितना हो चुका है। डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था 13-14 में जब मोदी जी की सरकार आई, और अभी कितना हो गया, देख सकते हो अंतर है कि नहीं, बहुत बड़ा। और जिसका टारगेट 2029 तक 3 लाख करोड़, देख लीजिए प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। पॉइंट इज क्लियर बच्चे? तो यानी आत्मनिर्भर इन डिफेंस कैसे हिंदुस्तान बन रहा है, यानी शेयर ऑफ डोमेस्टिक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज, बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, यहां था अब यहां पहुंच गया। डोमेस्टिक डिफेंस, डोमेस्टिक इंडस्ट्री देख सकते हैं इस कलर में कितनी बड़ी हो रही। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रहा है, 2014-15 में इतने करोड़ का और 2023-24 में इतने करोड़ का। प्राइवेट सेक्टर का शेयर कितना है, 21%। प्रीलिम्स के लिए सब पढ़ लीजिएगा। नंबर ऑफ डिफेंस सरकारी कंपनियां कितनी है, 16। लाइसेंस्ड प्राइवेट कंपनीज मेकिंग डिफेंस प्रोडक्ट 430 से ज्यादा। एमएसएमई इन डिफेंस कितनी है, 16,000 मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आयात निर्भरता और स्वदेशीकरण, ठीक है ना, तो वो सब तो आपको खैर डेटा से क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ बताने लायक नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड मिशन कौन कौन से रहे? मेक इन इंडिया डिफेंस फोकस 2014, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डीएपी 2020, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल 2016 में आ गया, और इसका उद्देश्य आगे लिखा हुआ, पॉजिटिव इंडी लिस्ट यानी देसी सूची सिंस 2020, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020, 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स 2019, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो अब सबको यहां डिटेल से बता दिया गया है, आप देख सकते हैं सारी सरकारी नीतियां और मिशन, जिसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, यानी जो भी है डिटेल से फिर एक बार करा दिया गया। अब इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी की सक्सेस स्टोरी, यानी कि जो भी हम बना रहे हैं उसकी सफलता की कहानियां। धनुष होवित्जर किसने बनाया है, निर्यात कहां किया गया और कहां पर निर्यात की संभावना। तेजस एलसीएल लड़ाकू जेट किसने बनाया, कौन कौन मांग रहा है। पिनाका रॉकेट प्रणाली किसने बनाया, कौन मांग रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाई है, कहां से ऑर्डर मिला है। डीओ 228 विमान किसने बनाया, कहां से ऑर्डर मिला। चेतक हेलीकॉप्टर किसने बनाया, कहां से आप ऑर्डर मिला और उसकी आपूर्ति कर दी गई है। बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाया, कहां। तेज इंटरसेप्टर नौकाएं, आप देख सकते हैं। निजी क्षेत्र और एमएसएमई डिफेंस सेक्टर के विकास के इंजन है, यह डेटा मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। केस स्टडी एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, अब किस किस चीज को, फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात किया गया। आर्मीनिया का आर्टिलरी सिस्टम भारत मजबूत कर रहा। एचएएल का तेजस हल्का लड़ाकू विमान, मेरे प्यारे बच्चों। अब ग्लोबल कंपैरिजन, हाउ इंडिया स्टेक अप, भारत की स्थिति कैसी है। यूएस से निर्यात नंबर 1 पे है,
सर्वाधिक निर्यात विमान, मिसाइल, ड्रोन करता है। नीति का फोकस R&D पर है। रूस नंबर 2 पे है, टैंक, मिसाइल, विमान। राज्य नियंत्रित रक्षा क्षेत्र है। फ्रांस नंबर 3, चीन नंबर 4। भारत का सिप्री के अनुसार रैंक 23 है निर्यात में। 2030 तक टॉप 10 में शामिल होने का लक्ष्य है, याद रखिए। ठीक है, तो ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर रक्षा निर्यात वृद्धि हम करते हैं तो उसके क्या स्ट्रेटेजिक पॉजिटिव्स भारत के लिए होंगे? ऑब्वियस है, जिस जो डिफेंस में मजबूत, जियो पॉलिटिकल अमेरिका चाइना की तरह मजबूत, पैसा आएगा ही आएगा, नेशनल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी, यही सारी चीजें। लेकिन कुछ चैलेंज भी हैं, बाधाएं भी। भारत में अभी भी जटिल खरीद प्रक्रिया है सैन्य साजो सामान की। लगातार R&D का अभाव है। निर्यात हमारी क्वालिटी और दूसरे देशों के जो इक्विपमेंट की क्वालिटी में हमारी क्वालिटी कमजोर पड़ जाती है। विदेशी संस्थाओं से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल भी एक मजबूत इश्यू है। क्या करने की जरूरत है? आगे का रास्ता, व्यापार करने में आसानी कीजिए, प्रौद्योगिकी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ग्लोबल एक्सेस बढ़ाइए, कौशल विकास कीजिए, सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा दीजिए। और एक निष्कर्ष, रक्षा आयात पर निर्भर देश से उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र और निर्यातक के रूप में भारत की यात्रा रणनीतिक, नीति और आर्थिक नियोजन में एक आदर्श बदलाव को प्रस्तावित करती है। यही टॉपिक है। एक बार सब बच्चे बताएं, समझ में आया 100%? अब समझ में आ गया तो मॉडल क्वेश्चन है, हाउ हैज इंडिया शिफ्ट फ्रॉम एन इंपोर्ट डिपेंडेंट डिफेंस इकोनॉमी टू एन इंडिजीनियस एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम इंपैक्टेड इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पोजिशनिंग? एक्सप्लेन। आयात निर्भर रक्षा अर्थव्यवस्था से स्वदेशी और निर्यात उन्मुख रक्षा परिस्थिति तंत्र में भारत के बदलाव ने इसकी रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया? सब बच्चे कमेंट किया करें। तो आप देख सकते हैं पूरा जो पढ़ाया उसी को क्वेश्चन के रूप में डाल दिया गया, और फिर उसी की हिंदी, और फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना दिए गए मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा। यानी हम क्या क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भाई अटक क्यों गए, अटक क्यों गए, अटक क्यों गए, अटक क्यों गए? बाकी जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी अब नए ढंग से करना चाहते हैं, तो हमारा प्लान है 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है फॉर प्री फाउंडेशन, यानी प्री और मेंस की क्लासेस बिल्कुल अलग। प्री की क्लासेस आप देख सकते हैं यहां पर डिस्कस की गई हैं, किस दिन कौन सी क्लास चलेगी, सब्जेक्ट क्या होगा, फैकल्टी, टाइमिंग एंड डे। फॉर मेंस स्वाभाविक मैं अकेले ही पढ़ाता हूं, तो किस दिन कौन सी क्लास चलेगी, सब्जेक्ट, फैकल्टी, टाइमिंग, डे, ये सारी चीजें डिफाइन कर दी गई हैं। बिल्कुल नई क्लास होगी, पीछे की कोई क्लास नहीं पढ़नी। इस प्रकार की क्लास के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला प्लेटिनम, दूसरा है डायमंड, और तीसरा अगर आप प्लेटिनम डायमंड जिसमें ऑप्शनल वगैरह शामिल है, बट अगर आप केवल जीएस फाउंडेशन चाहते हैं वो भी है, केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं वो सारी सुविधाएं भी हैं, और केवल ए से पढ़ना चाहते हैं वो भी सुविधा है, और केवल मेंस की मेंटरशिप चाहिए 2025 के लिए वो भी है, जिसके बारे में कल डिटेल में जानकारी दूंगा, और केवल सीसेट की मेंटरशिप चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। आपको इन नंबर्स पर कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले लेनी है। ये हमारा लर्निंग ऐप, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जो 5 स्टार रेटिंग के तहत अभी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए डाउनलोड करें अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप और अपने सपनों को साकार करें।